नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम सबसे पहले कूटनीति की दुनिया के सच्चे दोस्तों की उस सटीक कूटनीतिक तीरंदाजी का विश्लेषण करेंगे जिसमें एक तीर से 3 निशाने साधे गए। पाकिस्तान में 26 साल से पल रहे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी आका सैयद सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के एक्शन के आने वाले दिनों में क्या मायने हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। एक दूसरे को सच्चे दोस्त बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गले मिलने वाली नई दोस्ती उस पाकिस्तान के लिए बुरे दिनों की शुरुआत मानी जा सकती है जो पाकिस्तान आतंकवादियों से गले मिलता है, आतंकवादियों को गले लगाता है, जैसा कि उसने कश्मीर में आतंक फैलाने का ठेका लेने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी आका सैयद सलाहुद्दीन के जरिए किया है, जैसा कि उसने लश्कर तैयबा के आतंकी हाफिज सईद के जरिए किया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में यह सब आसान नहीं होगा। वो सैयद सलाहुद्दीन का बचाव तो कर रहा है, लेकिन मोदी ट्रंप की दोस्ती और कश्मीर पर भारत की मजबूरियों की जंजीरों को तोड़ने वाले कल रात हुए बड़े फैसले के बाद न तो पाकिस्तान और न ही कश्मीर में हुर्रियत गैंग का खेल अब चलता दिख रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर सैयद सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने के मायने क्या हैं। पाकिस्तान और कश्मीर में उसके एजेंट अलगाववादी हमेशा इसी की आड़ लेते रहे हैं कि कश्मीर में आजादी की लड़ाई चल रही है, लेकिन जिन्हें कश्मीर में हीरो बनाकर पेश किया जाता रहा है उन्हें दुनिया भी अब आतंकवादी मान रही है। दुनिया ने भी मान लिया है कि कश्मीर में अलगाववाद के नाम पर हिंसा और आतंकवाद फैलाया जा रहा है। इससे एक तरह से भारत को कश्मीर पर हर तरह की मजबूरियों की जंजीरों को तोड़ने की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है, क्योंकि कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों पर भारत के एक्शन पर हर तरह का रोना पीटना मचाया जाता रहा है। इससे कश्मीर में उस हुर्रियत गैंग पर भी एक्शन के लिए भारत को फ्री हैंड मिल गया है जो आतंकियों को हीरो बनाते हैं। कश्मीर में आतंक की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, क्योंकि सैयद सलाहुद्दीन को वो पाल रहा है। सैयद सलाहुद्दीन के बहाने पर पाकिस्तान पर यह अंतर्राष्ट्रीय मुहर लग चुकी है। वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वालों का हर तरीके से सपोर्ट करता है। हाफिज सईद, मसूद अजहर को पालने वाले पाकिस्तान को सैयद सलाहुद्दीन पर भी आने वाले दिनों में जवाब देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों को पनाह देता रहा तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय एक्शन का रास्ता साफ हो चुका है। जिस आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और उसके कमांडर बुरहान वानी को कश्मीर के अलगाववादी अपना हीरो बताते रहे हैं, उस हिजबुल मुजाहिदीन और बुरहान वानी का पाकिस्तान में बैठा बॉस सैयद सलाहुद्दीन अब उन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की लिस्ट में आ चुका है जिसका नाम अमेरिका ने कल ही जोड़ा है। ये उस पाकिस्तान के मुंह पर सबसे करारा तमाचा है जो पाकिस्तान अभी साल भर पहले संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर सैयद सलाहुद्दीन के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी को कश्मीर का यंग लीडर बता रहा था। A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation, demanding freedom from occupation. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri इंतिफादा। जिन चेहरों को पाकिस्तान कश्मीर का लीडर कहता है उन चेहरों को अब अमेरिका भी आतंक का चेहरा बता चुका है, जो कश्मीर में आजादी के नाम पर आतंकवाद फैलाने का खून खराबा करते हैं और जो इस खून खराबे को बढ़ावा देते हैं। उन सभी के लिए डिप्लोमेसी की दुनिया के नए सच्चे दोस्तों का मैसेज साफ है कि अब कश्मीर पर भारत के सामने मजबूरियों की कोई जंजीरें नहीं है। बहाना कोई भी हो, आतंक की फैक्ट्रियां बर्दाश्त नहीं होंगी। टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन से पूरे विश्व में उत्पन्न गंभीर चुनौतियों पर चर्चा की। आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का
एक महत्वपूर्ण भाग होगा। Both our nations have been struck by the evils of terrorism, and we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. पाकिस्तान में वर्षों से पाला जा रहा हिजबुल मुजाहिदीन का सुप्रीम कमांडर सैयद सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालने का फैसला कहने को तो सिर्फ प्रतीकात्मक कहा जा सकता है, और ये बताया जा सकता है कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादी भी तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं। उन्हें भी तो सालों से पाकिस्तान ने पाल रखा है, लेकिन इन पर होता कुछ नहीं। लेकिन सैयद सलाउद्दीन पर फैसला इसलिए अहम है क्योंकि इससे कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन को हीरो बनाने वालों के खिलाफ फ्री हैंड मिल चुका है। मामला इससे आगे जाता दिख रहा है। सवाल यही है कि क्या अब कश्मीर में हुर्रियत गैंग पर कड़े एक्शन का नंबर आने वाला है, क्योंकि ये वही गैंग है जो सैयद सलाउद्दीन और बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को हीरो बनाते हैं और इनके नाम पर कश्मीर को जलाते हैं, जैसे कि पिछले साल बुरहान वानी के नाम पर किया गया था। सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी कमांडर पाकिस्तान से ट्रेनिंग और हथियार दिलाकर कश्मीर में आतंकी भेजते हैं और हमले करवाते हैं, और यहाँ पर हुर्रियत गैंग इन हमलों और इन आतंकवादियों का बचाव करती है। सलाउद्दीन पर एक्शन के बाद हुर्रियत गैंग सन्नाटे में है। हुर्रियत गैंग के साथ साथ उनका आका पाकिस्तान भी सन्नाटे में था। पहले तो पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिस बुरहान वानी के लिए वो दुनिया में हीरो बताकर गीत गाया करता था, उस बुरहान वानी के बॉस को दुनिया के सुपर पावर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का एक छोटा सा बयान भरा है जिसमें सैयद सलाउद्दीन का कहीं नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारों में उसका बचाव करते हुए कहा गया कि कश्मीर का समर्थन करने वालों को आतंकवादी घोषित करना पूरी तरह से गलत है। पाकिस्तान की तो मजबूरी है कि वह आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन का बचाव करे, क्योंकि सैयद सलाउद्दीन जहां पिछले 26 साल से आतंकवाद की फैक्ट्री खोलकर बैठा है, वो जगह पाकिस्तान ही है। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा कि वो ऐसे आतंकवादियों को पाल कर रखे। हाफिज सईद जैसे आतंकवादी पर भी उसे दुनिया को दिखाने के लिए नजरबंदी का ड्रामा करना पड़ा। आज तक ब्यूरो। हम आपको सैयद सलाउद्दीन के बारे में भी बताते हैं, जो 2001 के बाद से पाकिस्तान में सीक्रेट तरीके से ऑपरेट कर रहा था, लेकिन पिछले 2 साल से खुलेआम पब्लिक रैलियों में आता रहा है, खुलकर भारत के खिलाफ बोलता रहा है और पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर इंटरव्यू भी देता रहा है। 71 साल का सैयद सलाहुद्दीन कश्मीर के बडगाम का रहने वाला है। उसका असली नाम मोहम्मद यूसुफ शाह है। सैयद सलाहुद्दीन के 5 बेटे और 2 बेटियां हैं, जो अब श्रीनगर के पौश इलाके में रहते हैं। उसके सभी बेटे जम्मू कश्मीर सरकार के अलग अलग विभागों में कर्मचारी हैं। पिछले साल श्रीनगर में आतंकी हमले में उसके बेटे मोइद यूसुफ को भारतीय सेना ने बचाया था। पढ़ाई के दौरान ही सैयद सलाहुद्दीन इस्लामी आतंकी संगठन अल फतेह से जुड़ गया था, जिस अल फतेह को 1970 के दौर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। सैयद सलाहुद्दीन ने 1987 में कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामिया के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। इस चुनाव में सैयद सलाहुद्दीन का पोलिंग एजेंट यासीन मलिक था। जब 1990 के दौर में पाकिस्तान की आईएसआई से आतंकी ट्रेनिंग के लिए कश्मीर से भर्तियां शुरू हुई, तो 43 साल की उम्र में सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होने पीओके चला गया। हिजबुल मुजाहिदीन के तब के लीडर्स ने जब कश्मीर में शांति समझौते में भी समझदारी दिखाई, तो पाकिस्तान की आईएसआई ने हिजबुल मुजाहिदीन के नया आतंकी चेहरा सैयद सलाहुद्दीन को बना दिया। सैयद सलाहुद्दीन ने हिजबुल के उन लीडर्स की भी हत्या करवा दी जो बातचीत के लिए कहते थे। सैयद सलाहुद्दीन को आईएसआई ने 13 आतंकी संगठनों के यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चेयरमैन बनाया। जिस यूनाइटेड जिहाद काउंसिल को 1994 में पाकिस्तानी आईएसआई ने बनाया था, ताकि इसके जरिए कश्मीर में हमलों के लिए आतंकियों की भर्ती, ट्रेनिंग और हथियार दिए जाएं। इस वक्त सैयद सलाहुद्दीन रावलपिंडी में पाकिस्तान सेना के सेफ हाउस में रहता है। वो पीओके आता जाता है। सैयद सलाहुद्दीन ने कश्मीर में सुइसाइड बॉम्बर तैयार करने और कश्मीर को भारतीय सेना की कब्रगाह बनाने की कसम खाई थी। ये पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों की वो इंटरनेशनल टीम है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के आतंकी हाफिज सईद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मौलाना मसूद अजहर के साथ नया नाम जुड़ा है कश्मीर के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर सैयद सलाहुद्दीन का, जो पिछले 26 साल से
पाकिस्तान में आराम से रह रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी आका और बुरहान वानी का बॉस सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान के रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के एक सेफ हाउस में रहता है, जहां से वो कश्मीर में आतंकवादियों की जिहादी फैक्ट्री खोलकर बैठा है। वैसे तो सैयद सलाहुद्दीन पहले सीक्रेट तरीके से एक्टिव था, लेकिन पिछले 2 सालों से वो खुलकर पाकिस्तान में पब्लिक रैलियों में आने लगा और भारत को तबाह करने की कस्में खा रहे थे। हाफिज सईद के साथ सैयद सलाहुद्दीन भी बगल में खड़ा दिख रहा था। पाकिस्तान की सेना, सरकार और सिस्टम पाल पोस रहा है। ये आतंकवादी पब्लिक रैलियां करते हैं, आतंकियों की सप्लाई करना खुलेआम कबूल करते हैं, भारत को तबाह करने की धमकियां देते हैं और पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर बैठकर इंटरव्यू देते हैं। सैयद सलाहुद्दीन कश्मीर में आतंकवादी हमले करने के लिए आतंकी तैयार करता रहा है। वो रावलपिंडी से लेकर लाहौर, कराची और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में खुलेआम घूम घूम कर आतंकी इकट्ठा करता है और पाकिस्तान का सिस्टम उसे पूरी तरह से सपोर्ट करता है। पाकिस्तान ने चीन के जरिए कई बार सैयद सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने से बचाया है। सैयद सलाहुद्दीन आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ, तारीख 15 जुलाई 2016। सैयद सलाहुद्दीन हो या हाफिज सईद या मौलाना मसूद अजहर, पाकिस्तान को अब इन्हें पालते पोसते रहना आसान नहीं होगा। इसी मजबूरी में पाकिस्तान को हाफिज सईद की नजरबंदी का ड्रामा करना पड़ा। अब वो किस मुंह से सैयद सलाहुद्दीन का बचाव करने में जुटा है। पाकिस्तान के समझदार लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को कैसे पाल रहा है। पाकिस्तान के झूठ को दुनिया कभी नहीं मानेगी, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसे ही हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को पालता रहेगा, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी देश के तौर पर घोषित करने और प्रतिबंध लगाने पर कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आज तक ब्यूरो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहने को तो ये हिंदी के मुहावरे हैं, लेकिन इन मुहावरों पर चीन की चालबाजियां बिल्कुल फिट बैठती हैं, जिसका ताजा उदाहरण चीन ने पेश किया है। सिक्किम में भारत चीन सीमा पर चीन के सैनिक भारतीय इलाके में घुस आए और भारतीय सेना के 2 बंकर तोड़ दिए। चीन के सैनिकों को उनकी हद याद दिलाने के लिए भारतीय सैनिकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चोरी से भारतीय सीमा में घुसे चीनी सैनिक सीनाजोरी पर उतर आए। दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूब धक्का मुक्की हुई और आखिरकार चीनी सैनिकों को अपनी हद में लौटना पड़ा। लेकिन हद तब हुई जब चीन ने उल्टा भारतीय सैनिकों पर ही आरोप लगा दिया कि उन्होंने चीनी सीमा को क्रॉस किया। चीन की यह सीनाजोरी उसकी चिढ़न, कुढ़न और जलन को दर्शाती, जिसकी वजहों का विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले देखिए कि कैसे चीन के सैनिक बॉर्डर पर अपनी हदें लांघ रहे हैं। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि चीन के सैनिक अपनी हद पार करते हुए भारत में घुस आए और भारतीय सैनिक चीन के घुसपैठिए सैनिकों को उनकी हद याद दिला। चीन और भारत के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की का ये वीडियो पुराना है, लेकिन हाल ही में चीनी सैनिकों ने ऐसी ही हरकत सिक्किम बॉर्डर पर की और भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को इसी तरह अपनी हद में धकेल दिया। चीन की आर्मी ने हाल ही में सिक्किम सेक्टर में घुसने की कोशिश की और भारतीय जवानों से हाथापाई की। ये घटना जून के पहले हफ्ते में दोकाला जनरल इलाके की लालटेन पोस्ट के पास हुई। चीनी सैनिकों को रोकने के लिए भारतीय सैनिकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। भारतीय सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास ह्यूमन चेन बनाकर चीनी सैनिकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन चीनी सैनिक धक्का मुक्की करते रहे। इस दौरान चीन के सैनिकों ने भारतीय सेना के 2 बंकर भी तोड़ दिए। सूत्रों के मुताबिक सिक्किम के दोकाला जनरल एरिया में दोनों देशों के सैनिकों के बीच ये तनातनी पिछले 1 महीने से जारी है।
सिक्किम बॉर्डर पर चीन के सैनिकों ने हद पार की। भारतीय सैनिकों ने उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर किया। चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों से भिड़ गए और फिर चीन ने उल्टा भारतीय सैनिकों पर ही बॉर्डर क्रॉस करके चीन में घुसने का आरोप मढ़ दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने बयान दिया है कि इंडियन बॉर्डर गार्ड्स भारत चीन सीमा पर सिक्किम वाले इलाके में बाउंड्री क्रॉस कर चीन में घुस आए। उन्होंने डोंगलांग इलाके में चीनी सेना की नॉर्मल एक्टिविटीज को रोक दिया। इस पर चीनी सेना ने जरूरी कार्रवाई की। पूर्वोत्तर भारत में स्थित इंडिया चाइना बॉर्डर पे तनातनी अभी भी जारी है। इस बीच में बीजिंग से एक प्रतिक्रिया आई है जिसमें भारत को जिम्मेवार ठहराया गया है। वो स्टेटमेंट कुछ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा ही है, क्योंकि इसका शुरुआत होता है करीब 1 महीने पहले, जब चीनी रास्ता बनाते हुए इंडिया के अंदर घुसने का कोशिश करते हैं और वहीं उनको रोका जाता है। अब सेना का कहना है कि जब तक चीनी फौज वहां पे खड़ी रहेगी, हमारे जवान भी वहां पे तैनात रहेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चीन की ये आदत बहुत पुरानी है। चीन अक्सर भारतीय सैनिकों के उसकी सीमा में घुसने का आरोप लगाता रहा है। सोमवार को भी चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बयान जारी करके आरोप लगाया कि हाल ही में चीन के डोंगलांग इलाके में रोड बनाने का काम शुरू किया गया, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करके आए भारतीय सैनिकों ने रोक दिया। सूत्रों के मुताबिक नाथुला पास से मानसरोवर यात्रा पर जा रहे 47 भारतीयों के दल को रोकने के पीछे भी चीन की सेना की यही दलील है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद जितना पुराना है, चीन की चालबाजियां भी उतनी ही पुरानी है। ताजा घटना के बाद दोनों देशों की सेना के अधिकारियों के बीच 20 जून को बैठक भी हुई, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि चीन है कि मानता नहीं। बीजिंग से अनंत कृष्णन के साथ सुधीर रंजन सेन, दिल्ली, आज तक। भारत चीन सीमा पर अपनी हदें लांघने के मामले में चीनी सैनिकों का कोई सानी नहीं है, लेकिन भारतीय सैनिकों पर चीन की सीमा में घुसने का आरोप लगाकर चीन ने साबित कर दिया है कि चोरी और सीनाजोरी में उसे महारत हासिल है। चीन ने भारतीय सैनिकों पर सीमा पार करने का झूठा आरोप लगाकर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए भारतीय श्रद्धालुओं के लिए सिक्किम में नाथुला पास वाला रास्ता भी बंद कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके खुद इस बात को माना है। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक हाल ही में भारतीय सेना ने चीन की सीमा में घुसकर उनके कंस्ट्रक्शन को नष्ट करने की कोशिश की है, जिसके बाद चीन ने जरूरी कदम उठाए हैं और सुरक्षा कारणों से श्रद्धालुओं की नाथुला पास में एंट्री बंद कर दी गई। आपको बता दें कि इससे पहले चीन ने कहा था कि नाथुला पास से कैलाश मानसरोवर यात्रियों की एंट्री खराब मौसम की वजह से रोकी गई। आज तक पहला न्यूज चैनल है जिसकी टीम ने नाथुला पास पहुंचकर चीन की इस चालबाजी को बेहद नजदीक से जाना। चीन के सैनिकों ने सिक्किम के दोकाला जनरल इलाके में भारत के बंकरों में तोड़फोड़ की, भारतीय सैनिकों से हाथापाई की और फिर अपने चालबाज दिमाग से भारतीय सैनिकों पर ही सीमा पार करने का आरोप लगा दिया। चीन के शैतानी दिमाग को इतने से ही संतुष्टि नहीं मिली तो उसने सिक्किम में नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रोक लगा दी। बहाना बनाया कि खराब मौसम से रास्ता खराब हो गया है। आज तक की टीम ने भारत चीन बॉर्डर पर नाथुला पास का दौरा किया तो तनाव के माहौल को साफ महसूस किया। हम लोग इस वक्त सिक्किम के नाथुला बॉर्डर में हैं, जहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा का 2 जत्था इस बार चीन रवाना होना था। आपको दिखा दें, ये है वो बॉर्डर एरिया जहां पे दोनों देशों की वॉच टावर बनी हुई है। इससे ज़्यादा दूर हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली एक बहुत ही सेंसिटिव लोकेशन है। वो जो लाल इंस्टॉलेशन दिखाई दे रहा है वो है चाइनीज़ इंस्टॉलेशन, चाइनीज़ वॉच टावर, और वहाँ से चीन के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बार कैलाश मानसरोवर की एक जत्था को अंदर घुसने नहीं दिया। 2 जत्थे सिक्किम से जाने थे, उनमें से एक जत्था को नाथुला पास लाया गया था, लेकिन क्योंकि चीन सरकार की तरफ से किसी भी सूचना के बगैर वो जत्थे को अंदर घुसने नहीं दिया गया, इसीलिए उस जत्थे को वापस गैंगटॉक भेज दिया गया। तो 2 जत्था है जो गैंगटॉक में इस वक्त है, जिन्हें आज रिटर्न टिकट्स दिया जा रहा है सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा। जो पिलग्रिम्स हैं वो बेहद हताश है। चीन की इस चालबाजी का नतीजा ये हुआ कि 2 दिनों तक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए भारतीय श्रद्धालुओं के 2 जत्थे नाथुला पास में 2 दिन तक फंसे रहे, लेकिन जब चीन ने इजाजत नहीं दी तो उन्हें मायूस लौटना पड़ा। 17 तारीख गैंगटॉक से जो जितने मानस सरोवर यात्री थे, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने यहाँ से झंडा उत्तोलन करके यहाँ से भेजा, लेकिन नाथुला पास में
लेकिन चाइनीज साइड से वो गेट ओपन नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, आपने क्या कहा था? तो हम लोग ने वहाँ के जो एलओ आए थे देवेंद्र सिंह, डीआईजी हैं वो आईटीबीपी के, उनको बोला तो वो जाकर एमईए में बात किया तो वहाँ से खबर आया कि चाइनीज साइड में जो वेदर है बहुत ख़राब है, रोड ख़राब है, इसीलिए आज वो चाइनीज गेट नहीं खोलेंगे और इसका फर्दर इंफॉर्मेशन एमईए से कॉल आएगा। आज ये टूरिस्ट को नीचे लेकर जाना है, हम लोग ने सेरेथंग में रखा उन लोग को। सरकार ने दोनों जत्थों के 91 श्रद्धालुओं को सिक्किम की राजधानी गैंगटोक के 2 होटलों में ठहराया और फिर घर का रिटर्न टिकट बुक करवा दिया। आज तक की टीम ने गैंगटोक में फंसे कैलाश मानसरोवर यात्रियों से बात की, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर ना जा पाने से निराश भी हैं और चीन की चालबाजियों से नाराज भी। एक्चुअली आई एम 69 इयर्स, मेंटल स्ट्रेंथ है इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन अभी क्या हो गया, तो इधर आके तो एकदम डिसअपॉइंट हो गया। लकीली हम लोगों को चांस भी लग गया और अब इतनी निराशा हुई है क्योंकि 3 दिन से हम लोग यही सोच रहे हैं, अभी हमारे लिए ऑर्डर सारे आगे मूव करने के लिए आगे आ रहे ऑर्डर। अब हम लोग घर भी जाएंगे तो भी हम लोगों को घर से 10 डांट पड़ेगी कि तुम लोग जबरदस्ती करके गए और कुछ करके भी नहीं आए। बहुत निराशा हुई, बहुत दुख हुआ कि हमारा फर्स्ट एंड लास्ट चांस मिला था, क्योंकि हम लोग का एज भी हुआ अभी, तो हम आगे और जा नहीं सकेंगे। मुझे तो पूरा विश्वास था, मुझे अब भी विश्वास था कि मैं चली जाऊंगी, पर चलो अब जो नेशनल लेवल पे जो बातें हैं उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये कि मेरे को थोड़ा सा अफसोस जरूर हुआ। नाथुला पास के जरिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा का रास्ता भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए साल 2015 में खोला गया था। नाथुला पास को पार करने के बाद यात्रियों को चीन का प्रशासन सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर तक ले जाता है। इस बार इस रूट से करीब 350 श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन चीन ने ऐन मौके पर इसे रोक दिया। इस तरीके से अमरनाथ यात्रा की पूरी तैयारी होने के बाद में एक अचानक मानसरोवर की बात आई है। विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय बात कर रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि बहुत लंबा खींचा जाएगा। ये वर्षों से मानसरोवर लोग जाते आते रहे, चाइना ने इतनी तकलीफ कभी नहीं दी तो आगे भी नहीं देगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। चीन ने नाथुला पास वाला रास्ता रोक दिया है, लेकिन उत्तराखंड की तरफ से कैलाश मानसरोवर वाला रास्ता अभी भी खुला हुआ है। लेकिन इस रूट में यात्रियों को 200 किलोमीटर से ज्यादा रास्ता पैदल तय करके कैलाश मानसरोवर पहुंचना होता है। इस मामले को भारत सरकार ने चीन के सामने उठाया तो है, लेकिन अभी तक चीन चुप्पी साधे हुए है। इंद्रजीत कुंडू, गैंगटोक, आज तक। चीन कितना चिड़चिड़ा है ये उसने मानसरोवर यात्रा में बाधा लगाकर साबित कर दिया है। वैसे चीन को चिढ़ने की इतनी गंभीर बीमारी है कि कई बार वो बिना बात के भी चिढ़ जाता है। वैसे आपको बता दें कि चीन को अमेरिका में मोदी ट्रंप की मुलाकात से भी बहुत चिढ़ हो रही है। चीन के सरकारी नियंत्रण वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत भले ही इस पर थोड़ा गर्व महसूस कर सकता है कि वो अमेरिका का अहम साथी बन रहा है, लेकिन ये अमेरिका की तरफ से एक जाल है जिसमें भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ एक औजार की तरह किया जा रहा है। ये साफ है कि अमेरिका बीजिंग पर निशाना साधने के लिए नई दिल्ली का इस्तेमाल करेगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकी दी है कि चीन के खिलाफ मोर्चा बनाना भारत के हित में नहीं है और भारत के लिए इसका विनाशकारी परिणाम हो सकता है। वैसे मोदी ट्रंप की मुलाकात पर चीन का यह रिएक्शन चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अपने हित साधने का चक्कर चला रहे चीन को विश्व राजनीति में भारत की ऊंची होती पहुंच से होने वाली चिढ़ किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में बीजिंग में हुए चीन के वन बेल्ट वन रोड शिखर सम्मेलन का भारत ने बहिष्कार किया तो चीन चिढ़ गया। चीन की चिढ़ इतनी ज्यादा है कि उसने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में दाखिल होने के भारत के प्रयास में अड़ंगा लगाया। इसी साल मार्च में जब दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया तो चीन ने भारत को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली। चीन सीमा के नजदीक असम में अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे पुल का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया तो भी चीन चिढ़ गया। भारत से चिढ़ता चीन इतनी छोटी हरकतों पर उतर आया है कि उसने झूठा बहाना बनाकर कैलाश मानसरोवर यात्रा में अड़ंगा लगा दिया। वैसे चीन चाहे भारत से कितना भी चिढ़ ले, भारत पर उसका कोई बस नहीं चलेगा। भारत तो वही करेगा जो उसके अपने हित में होगा। वैसे भी भारत को चीन से न तो कुछ सीखने की जरूरत है, न चीन की गीदड़ भभकियों से डरने का सवाल।